वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 2 सितंबर 2020 है। दिन की शुरुआत करेंगे जेके रोवलिंग। आई एम श्योर आप जानते होंगे इनको। जेके रोवलिंग जो हैं ये हैरी पॉटर के राइटर हैं, यूके के हैं जेके रोवलिंग, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग महिला हैं। एनीथिंग्स पॉसिबल इफ यू हैव गॉट इनफ नर्व। यहाँ पर नर्व शब्द का मतलब है अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, जज्बा है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 10 सितंबर तक चल रहा है ईएमआई का ऑफर। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें से एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से हैं और एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है, और बाकी कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। बाकी के आर्टिकल्स जो हैं ये हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। आज के लेक्चर के पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन फेसबुक देन यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो डियर फ्रेंड्स, आज दो आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस का। ये जो यंग मास्टर्स नाम का आर्टिकल है ये चेस के ऊपर है, और दूसरा जो है गोल्डन मोमेंट, ये भी चेस के ऊपर लिखा गया है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अभी चेस ओलंपियाड में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। ये गोल्ड मेडल जो है वो हमें रशिया के साथ शेयर करना पड़ा। तो ये एक जॉइंट गोल्ड मेडल है, और इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड ऑफ कोर्स। रशिया और भारत दोनों के लिए ये एक लैंडमार्क मोमेंट है, और इसी वजह से आज हमें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी इसके ऊपर से मीन्स इस टॉपिक को लेकर एडिटोरियल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। आई एम श्योर आपको वो सीन याद होगा महाभारत, अगर आपने देखा है, हम देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा कि कैसे जो एक गेम जो है वो खेलते थे, इंडोर गेम, और उसका पहले नाम था चतुरंग, राइट, या फिर चतुरंगा। उससे शायद, मुझे पता नहीं है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ चेस का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये चतुरंगा जो है उसमें से शतरंज शब्द शायद बना हो। तो वो एक इंडिजीनियस वर्जन था, भारत का खुद का एक चेस का वर्जन था, और लंबे टाइम तक इसको खेला गया। महाभारत में इसका मेंशन है, हमारे बहुत सारे फिल्मों में आप देखते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एपिक्स हैं, बहुत सारी कहानियों में चेस जो हैं वो भारत के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो ओल्डर वर्जन था इसका, तो दरबार से लेकर स्ट्रीट साइड, यानी कि उस टाइम पर जो राजा महाराजा के पैलेस थे और वहाँ पर जो दरबार बैठता था, यानी कि जो उस टाइम की जो कैबिनेट थी, वहाँ पर कैबिनेट आप कह सकते हैं या फिर एक प्रकार की पार्लियामेंट कह सकते हैं, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई एक गेम खेला जा रहा है, चेस खेला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उस टाइम के स्टेट, यानी कि उस टाइम के जो उस टाइम की जो सरकार थी, राइट, तो उसके साथ भी जुड़ी हुई एक गेम थी, और स्ट्रीट साइड में यानी कि लोकल लेवल पर भी ये काफ़ी फेमस था। ऐसा हम एक एजुकेशनल गेस जो है वो लगा सकते हैं। वेस्टर्नाइज्ड चेस, यानी कि ये जो मॉडर्न चेस हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमारे देश में थोड़ा लेट हुआ, और शायद इसी वजह से हमारे देश ने इसमें कोई ऑल ऑफ द सडन नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी तरक्की की है। इंक्रीमेंटल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं, राइट। आपके लिए एक प्रश्न है, वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी जो है उसका नाम क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी है जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस बॉडी का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है। भारत के कुछ बड़े सितारों की बात करें तो सबसे पहले 1961 में मैन्युअल एरोन नाम के एक व्यक्ति हैं हमारे देश के, वो फर्स्ट इंडियन बने, फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर बने हमारे देश से 26 सालों के बाद। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा गैप भी है, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो रीड बिटवीन द लाइंस आप करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में चेस वैसे फेमस था, लेकिन चेस को कोई ऐसे कंपटीशन नहीं देखता था। हाँ, टाइम पास करने के लिए शायद उस टाइम पर लोग खेलते हों, लेकिन उतना आज जितना फेमस है उतना फेमस उस टाइम पर नहीं था। बहुत ही कम लोग जो हैं वो चेस को एंजॉय करते थे या फिर खेलते थे, या फिर उसके बारे में पता रहता था कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और चीज़ें कैसी हैं। तो एक कल्चर नहीं था यहाँ पर। एक कल्चर से भी आई वुड से कि एक इकोसिस्टम जो है, जैसे हमारे देश में क्रिकेट की इकोसिस्टम है,
आप किसी भी छोटे बड़े शहर में जाइए, आपको क्रिकेट के ग्राउंड्स मिलेंगे, क्रिकेट के ट्रेनिंग सेंटर्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन चेस के लिए आपको, हाँ, किसी को चेस खेलनी आती है वो आपको सिखाएंगे, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसके लिए तो आपको बड़े शहरों में शायद जाना पड़े। तो 26 ईयर्स के बाद 1961 के 26 ईयर्स के बाद विश्वनाथन आनंद जो है वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने हमारे देश से, और अराउंड 2000 ही बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन एज वेल। और चेस जो है इसमें दूसरे स्पोर्ट्स की तरह ये एक माइंड स्पोर्ट है, तो इसमें फिजिकल इंजरीज और ऐसी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप नए नए कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन में उतरते हैं, और नई टेक्निक्स, नए काम करने का तरीका, या फिर ये चेस खेलने का तरीका, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस की तरह है, आपको इसमें धीरे धीरे इम्प्रूव होते ही जाना है। ये इस पर्टिकुलर गेम का नेचर है। लॉकडाउन के टाइम पर चेस जो है वो काफ़ी फेमस हुई है, और हमारे कुछ सितारे, उभरते हुए सितारे हैं, सरीन देशमुख और प्रज्ञानंदा। मैं चाहता हूं कि आप इनके फ़ोटोज़ को देखें, राइट, सर्च करें और इनके फ़ोटोज़ को ऑनलाइन सर्च करें और देखिए कि ये कौन कौन ऐसे हमारे उभरते सितारे हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड जो आर्टिकल है, गोल्डन मोमेंट। अब ये गोल्डन मोमेंट क्यों है वो तो मैंने आपको बता दिया, राइट। ये ओलंपिक में जो हमारी चेस ओलंपियाड में भारत और रशिया की जीत हुई है, तो इसको लेकर देश काफ़ी खुश हैं। चेस ओलंपियाड जो है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है इस पर्टिकुलर गेम का, और 1924 से ये खेला जा रहा है। इंडियाज़ ग्रोइंग स्टेचर इन द वर्ल्ड चेस एंड ऑफ द माइंड स्पोर्ट्स राइजिंग पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। हमारे देश में भी लॉकडाउन में भी काफ़ी फेमस हुआ है, और वैसे भी चेस जो है वो हमारे देश में काफ़ी फेमस होता गया, और थैंक्स टू विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी, इनकी वजह से ये कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे देश में भी एक दरवाज़ा खोला, आप कह सकते हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई यंगस्टर्स को, या फिर जो लोग ऐसे थे जो चेस में इंटरेस्टेड थे, तो उनको बताया कि चेस भी आपको ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सकता है। और बताया जाता है कि निहाल और आर प्रज्ञानंदा जो हैं वो कल के सितारे हैं। दुखद बात यह है कि पिछले 7 सालों में किसी को भी चेस को लेकर अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। हमारे भारत के जो कैप्टन हैं विदित गुजराती, तो विदित गुजराती साहब ने ये बताया कि ये जो ओलंपियाड है उसके कुछ टाइम पहले हमारी टीम जो है, भारत की टीम, वो अपने आप थी, या कोई भी खबर पूछने वाला नहीं था कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से किसी भी प्रकार का सपोर्ट जो है वो इंडिया की टीम को नहीं मिला है, ऐसा हमारे कैप्टन साहब ने बताया है। द फेडरेशन ऑफिशियल्स आर एम्ब्रॉयल्ड इन ए टसल फॉर पावर। ऐसा लगता है कि ये हिंदी मूवी कोई जो है उसकी स्क्रिप्ट रट कर आए हैं। ये सारे जो फेडरेशन के ऑफिशियल्स होते हैं, इनके खुद के ईगो इश्यूज़ की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो खुद को बड़ा मानते हैं रादर देन गेम और अ स्पोर्ट। तो पता नहीं ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर क्यों पहुँच जाते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे वायरसेस की वजह से जो रियल टैलेंट है वो टॉप तक नहीं पहुँच पाते। दे अनाउंस्ड 2 सेपरेट टीम्स, कैन यू बिलीव इट? 2 सेपरेट टीम अनाउंस की फेडरेशन ने। और ये वक्त है, एक तरफ हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है इस ओलंपियाड का, इसी के साथ साथ ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, कि कब जाकर हमारे देश में ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स और सभी गेम्स को लेकर एक प्रॉपर इकोसिस्टम पैदा होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये टॉपिक जो है ये कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल लिखा है फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कई बार अपने आर्टिकल्स जो हैं वो इस न्यूज़पेपर यानी कि द हिंदू में वो लिखते रहते हैं। इनका नाम है M.K. नारायण साहब। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो एज वी ऑल नो, इन सारी डिटेल्स में और ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि अगस्त 2019, आज से लगभग 1 साल पहले, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया। तो पहले जो एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसमें से एक बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। ये रीजन जो है, ये मैप जो है, ये लेटेस्ट हैं, तो इसके ऊपर एक नज़र जो है मैं चाहता हूँ कि आप
घुमा लीजिएगा, ठीक है। Center assured that this step would ensure a more closely integrated Indian Union. जब आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया गया तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक आश्वासन दिया था कि ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन की वजह से कश्मीर के जो लोग हैं या फिर ओवरऑल जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था और आज ऑफ कोर्स ये दो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये था कि ओवरऑल कश्मीर के जो लोग हैं, ये लोग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो लोग हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फिर पूरे देश के साथ और नज़दीक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान और चाइना इस डिसीजन से नाराज़ हैं और बताया जाता है कि यही एक वजह है कि चाइना ने LAC के ऊपर जो इश्यू किया है उसके पीछे मेन रीज़न ये भी है क्योंकि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो यहाँ से निकलता है। अब ये जगह जो है ये भारत की है, लेकिन फ़िलहाल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और चाइना ने यहाँ पर एक ट्रेड कॉरिडोर भी बना दिया, एक प्रकार का रोड यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि चाइना से सारा सामान पाकिस्तान और पाकिस्तान से या फिर दुनिया के अलग अलग देशों से, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल है तो ऑयल को आप ये जो वेस्ट एशिया है वहाँ से पाकिस्तान लेकर आइए ग्वादर पोर्ट तक और फिर वहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पर चाइना में ये सामान जो है वो बेच सकते हैं, जो भी सामान है एक्सेट्रा। तो ये भी बताया जाता है कि इसी को लेकर, और आपको याद होगा कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अक्षय चीन का भी मेंशन किया था कि ये भी हम वापस लेकर रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से LAC के ऊपर ये करंट हमें इश्यू देखने को मिल रहा है। ऐसा वन ऑफ द रीज़न, ऐसा नहीं कि यही रीज़न है, बट इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। द मूव ऑन जम्मू एंड कश्मीर वॉज अनएक्सपेक्टेड। ऑल ऑफ द सडन सरकार ने ये चीज़ अनाउंस की, इसको काफ़ी सीक्रेट रखा गया था। याद दिलाना चाहूँगा आपको कि उससे पहले धीरे धीरे सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर ये जो CRPF हैं या फिर जो पैरामिलिट्री हैं, डिफेंस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस को यहाँ पर पंप अप कर दिया ताकि किसी भी प्रकार के इश्यूज़ या फिर वायलेंस यहाँ पर ना हो, और फिर इसको अनाउंस किया गया था। रूलिंग पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन यानी कि BJP के एक स्पोक्स पर्सन ने ये बताया कि इससे यहाँ पर जो दुख था वो चला जाएगा, कश्मीर जो है वहाँ पर शांति और तरक्की का एक वातावरण पैदा होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलेगी, आर्थिक तरक्की होगी, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, टेररिस्ट और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वाला रीजन जो है वो भारत के साथ इंटीग्रेट और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। नो डाउट ये रीजन जो है वो हमेशा से ही हमारा पार्ट रहा है, हमारे देश का पार्ट रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये थोड़ा दूर था सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की वजह से ये और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा, ऐसा BJP के स्पोक्स पर्सन ने बताया था। लेकिन आज भी वायलेंस उतना ही है वहाँ पर। एक अच्छी बात यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं उनका एलिमिनेशन काफ़ी अच्छी और स्पीडी तरीके से हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर जो ये एक आइडिया है, राइट, ये टेररिस्ट्स को तो आप गोली से मार सकते हैं, लेकिन विचार जो हैं, विचार को आप गोली से नहीं मार सकते, विचार को आप विचार से ही जीत सकते हैं। तो ये जो भी ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को या फिर भारत को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो उस विचार के बदले हमें भाईचारा और देश की इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके वहाँ का एक एक टॉपिक होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जो जिसके बारे में लोग सोचें। लेकिन कोई ऐसा क्यों सोचे कि भाई कश्मीर हो या फिर कोई भी रीजन, राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको कुछ उससे मिल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज़ सेल्फिशनेस, लेकिन अगर एक रीजन है, मान लीजिए कि कुछ हमारे किसी भी देश में अगर 5 राज्य हैं, 5 स्टेट्स हैं, तो 4 राज्यों को सारी चीज़ें मिल रही है और एक राज्य को नहीं मिल रहा है, तो फिर एक वक्त आएगा जब वहाँ के लोग सोचेंगे कि भाई इस देश में रहने का मीन्स इस देश के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। दिस जस्ट अ रफ एग्जाम्पल फॉर यू गाइस कि आपके सामने एक रफ एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि आप इसके बारे में सोच रहे। तो वहाँ के लोगों को भी जेन्युइनली फील होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं उनके जीवन में, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें
जब वो फील करने लगेंगे, जब वो महसूस करने लगेंगे, तब वो इंटेग्रिटी, तब जाकर वो इंटीग्रेशन जो है वो हमें रियली में देखने को मिलेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको नज़र कैद रखा गया, और कुछ लीडर्स के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको रखने की भी आवश्यकता थी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स जो थे वो काफ़ी एग्रेसिव और एंटी इंडिया स्टेटमेंट टाइप उन्होंने दिए थे। अब वो पॉलिटिक्स को लेकर दिए थे, क्या था उनका वो कहना मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार के लोग, सभी को नहीं लेकिन कुछ तो ऐसे थे जिनको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी जान भी जा सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। अब डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन भी चाहिए, पूरा जीवन जो है आप उनको नज़र कैद नहीं रख सकते, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा और उनको भी ऑन बोर्ड लाकर डिस्कशन, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। फिर सबसे बड़ा इश्यू जो वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, खास करके वहाँ के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट की स्पीड जो है, जो हाई स्पीड इंटरनेट है, उसको बंद किया गया। वहाँ पर 2G टाइप चल रहा था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2G कनेक्शन ही वहाँ पर अवेलेबल था, 2G या फिर 3G अवेलेबल था, लेकिन 4G जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो इसकी वजह से वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में बहुत सारे इश्यू हुए हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि इस साल मई 2020 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 अनाउंस किया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो नॉन लोकल्स हैं वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों का डर यह है कि बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, यहाँ की जो जो भी लिमिटेड जॉब्स हैं, तो ये सारी जॉब्स भी वो आकर उनके पास चली जाएगी। फिर कश्मीर में वैसे ये पूरा जो पहाड़ी रीजन है, तो वहाँ पर नॉर्मल एक चीज़ अगर आप किसी प्लेन्स में पैदा करते हैं तो वो उसका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें कम होगी, लेकिन पहाड़ी एरिया में चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो बाहर से बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा भी उनका एक डर है। फिर बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आज भी रेडिकल इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार का विचार है, एक आइडिया है, तो आइडिया को ख़त्म करने के लिए आपको आइडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। इट वुड बी वाइज फॉर लीडर्स इन दिल्ली टू बी केयरफुल नॉट टू व्यू इमीडिएट डिविडेंड्स एज रिप्रेजेंटिंग ए न्यू डॉन एंड शुड इंस्टेड पोज टू ट्राई एंड एसरटेन व्हाट लाइज बियॉन्ड द होराइजन। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़िलहाल वहाँ पर जो भी एक सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसको लेकर ये नहीं समझना चाहिए कि सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। अभी बहुत लंबी एक मंजिल बहुत दूर है, एक बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है, और इसके लिए कांस्टेंट काम हमें करता रहना पड़ेगा, तभी जाकर फ्यूचर में इसका कोई सोल्यूशन या फिर एक आइडियल जम्मू एंड कश्मीर एक रोल मॉडल स्टेट के तौर पर जो सरकार देखना चाहती है वो तभी पॉसिबल होगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ट्रीटिंग डेटा एज कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि गोपाल कृष्णन कमेटी जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था फॉर डेवलपिंग ए गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर नॉन पर्सनल डेटा। गोपाल कृष्णन कमेटी नॉन पर्सनल डेटा के साथ जुड़ी हुई कमेटी है। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। द रिपोर्ट्स मेन पर्पस इज टू एंश्योर वाइड शेयरिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इन सोसाइटी। इस रिपोर्ट का मेन लक्ष्य क्या है, मेन जो कोर लाइन या फिर बॉटम लाइन जो है वो ये है कि डेटा जो है वो सोसाइटी में अवेलेबल होना चाहिए, उसका शेयरिंग होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नॉन पर्सनल डेटा के बारे में। यहाँ पर गोपाल कृष्ण कमेटी जो नॉन पर्सनल डेटा की बात कर रही है उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट्स से ट्रैफिक, राइट। तो हम सब व्हीकल्स लेकर रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक शहर में कब पीक टाइम होता है, कब लो टाइम होता है, किस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस शहर में, ये सारा डेटा जो है ये पूरा डेटा जो है उसके हम सब पार्ट हैं, राइट। यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर कार कहाँ से कहाँ जा रही है वो चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, वो डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो कितना कहाँ पर होता है ये चीज़, राइट। अगर सर्दियों के मौसम में बच्चे बीमार होते हैं तो कौन सा बच्चा बीमार हुआ दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नॉन पर्सनल डेटा।
ओवरऑल कितने बच्चे, किस एज ग्रुप के बच्चे बीमार हुए, तो ये सारा डेटा जो है वो सोसाइटी में अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप कोई मान लीजिए कि आप दवाई की कंपनी खोलना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या फिर ट्रैफिक की बात करें तो आप एडवर्टीज़मेंट कंपनी है, रेडियो में एडवर्टीज़मेंट देना चाहते हैं, राइट। तो ये सारा डेटा अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। टू इंश्योर दैट कंपनीज शेयर द रिक्वायर्ड डेटा, जो कंपनीज हैं वो डेटा उनके साथ शेयर करें, पब्लिक, ये नॉन पर्सनल डेटा, तो उसको लेकर हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल और लीगल बेसिस भी चाहिए। आपको कुछ लॉ भी बनाना पड़ेगा, वरना डेटा जो है वो लोग शेयर नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल एज इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज जो रोड्स हैं, तो ये रोड्स हम सब के हैं, इज़न्ट इट? इन रोड्स के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते हैं। इन द सेम वे एक डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इकोनॉमी में डेटा जो है, जो डेटा मैंने आपको बताया नॉन पर्सनल डेटा, ये हम सब का डेटा है और इसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं और हमें ये एक्सेस भी होना चाहिए। फिलहाल दुनिया में सिचुएशन ये है कि टॉप अगर आप 10 कंपनीज को देखें तो 10 में से 7 बड़ी कंपनीज जो हैं वो डेटा सेंट्रिक कंपनीज हैं। उनका मॉडल ही डेटा सेंट्रिक है और ये लोगों का डेटा कलेक्ट करके पैसे बना रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंट्रीब्यूशन, मीन्स कंट्रीब्यूशन हमारा है लेकिन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। Very few corporations have vertically integrated all the digital components involved in delivery of any digital service. अब ये जो जायंट कंपनीज हैं वो क्या करने लगी है, जिसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, राइट। तो मान लीजिए ये कंपनी है और ये हैं कस्टमर, राइट, फाइनल कस्टमर है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी लेट्स से खाने पीने की कोई कंपनी है, मैकडोनल्ड्स लेट्स से, तो मैकडोनल्ड्स खेती बाड़ी की ज़मीन जो है वो लीज के ऊपर ले लेगी, फिर अपने कुछ लोगों को वहाँ पर पोटैटोज़ और व्हाटएवर जो भी चीज़ें चाहिए वो पैदा करेगी, फिर अपने ही ट्रक्स के माध्यम से अपना ही ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके इसको प्रोसेसिंग जगह पर पहुँचाया जाएगा। प्रोसेसिंग भी खुद का है और फिर फूड को अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, फ्रोज़न किया जाता है और फाइनली कस्टमर को बेचा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है, मैकडोनल्ड की, राइट। इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति या फिर बाहर की कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं, एक ही कंपनी जो है वो सारी चीज़ें। तो एक ही कंपनी वीडियो गेम बनाती है, एक ही कंपनी डेटा कलेक्ट करती है, एक ही कंपनी डेटा को प्रोसेस करती है, एक ही कंपनी जो है वो कस्टमर्स को सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो दिस इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक रफ एग्जांपल है लेकिन आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि चीज़ें पैदा भी यही कंपनीज करती है, डेटा भी कलेक्ट करती है और हमें एंटरटेन या फिर हमें सारी इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ हम एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो पैदा कहाँ से की हैं इन्होंने ये कॉमन जो डेटा, कॉमन्स यानी कि सबका डेटा जो है, राइट, पब्लिक डेटा या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है एक प्रकार की, डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। तो व्हाट वी नीड नाउ इज़ एज पर दिस गोपाल कृष्णन कमेटी, वो कहते हैं कि हमें चाहिए कम्युनिटी ओनरशिप। Community ownership means the data should be shared back with all those who need it in society. डेटा जो हैं वो सभी के साथ शेयर हो जाना चाहिए। अगर आपको कभी भी डेटा चाहिए तो आपको ये डेटा मिल जाए, पब्लिक डेटा या फिर नॉन पर्सनल डेटा। विद अ रोबस्ट डोमेस्टिक डेटा डेटा और AI इंडस्ट्री डिपेंडेंस ऑन US एंड चाइनीज़ कंपनीज विल रिड्यूस। आज टेक वॉर जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सारा डेटा दुनिया का या फिर सर्वर्स और ये सारी चीज़ें सिर्फ इन दोनों देशों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर दें, ब्रेक डाउन यानी कि आप इसको डिसेंट्रलाइज कर दें अगर, राइट, तो सिर्फ ये दोनों देशों के पास नहीं, हर एक के पास, एटलीस्ट हमारे देश में ये डेटा अवेलेबल होगा सभी के पास। तो इनके ऊपर जो डोमिनेंस या फिर इनका जो डोमिनेंस है और इनके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। डेटा कस्टोडियंस दैट विल यूज़ एंड सिक्योर डेटा एज पर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। हमें चाहिए डेटा कलेक्टर्स जो हैं, डेटा कलेक्टर्स, ये डेटा कस्टोडियंस होंगे जो डेटा को कलेक्ट करेंगे और इसको सिक्योर रखेंगे। डेटा ट्रस्ट चाहिए और एक नेशनल, एक नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी चाहिए जो चीज़ों के ऊपर नज़र रखेगी। ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने वाला फ़िलहाल भारत अकेला ऐसा देश है। थैंक्स टू this Gopal Krishnan committee. Moving on to next item, disruption and talking out a new idea of education. Education काफ़ी, education sector जो हैं वो काफ़ी disrupt हो गया है because of COVID-19. बहुत सारी schools जो हैं वो online education
प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका सर्वाइवल का सोर्स एक ही है कि जब साल में 2 बार 3 बार जब भी फीस आती है तब उनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होता है और तब जाकर वो सारे खर्च कर पाते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको फ़ीस नहीं मिल रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैन यू बिलीव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास $40 बिलियन हैं, और दूसरी ऐसी टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस के पास 10 बिलियन से लेकर 40 बिलियन है, और इन पैसों का उपयोग जो है वो एकेडमिक्स में करते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया है एकेडोनॉमिक्स यानी कि ये जो एजुकेशन सेक्टर हैं उसमें कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट आई है, तो एक नई चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं, नया एक जोन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जा रहे हैं या फिर ओवरऑल एजुकेशन जो है वो जा रहा है। मेरा मानना है कि एक मिक्स हमें चाहिए, डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ नॉन डिजिटल एजुकेशन, जो हम कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसके साथ डिजिटल एजुकेशन को हमें ऐड करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है, मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की, मैं बात कर रहा हूँ कॉलेजेस की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिज़िकली ही सीख सकते हैं, राइट? आप क्लास में हैं और आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कॉलेज मेट्स हैं, तो प्लस माइनस, गुड थिंग्स, बैड एक्सपीरियंसेस, राइट, सारी चीज़ें, लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत दोस्ती, व्हाटएवर, जो भी कॉलेज में स्कूल में जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन के कैनवास के ऊपर अलग अलग कलर्स ऐड करती हैं, और फिर उसको कटिंग एज देने के लिए आप डिजिटल एजुकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ या फिर 50-50 इज़ समथिंग दैट विल बी बेस्ट, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल, अगर अलग है तो। इन एन एजुकेशनल सेटअप इन इंडिया नथिंग कैन बी रिड्यूस्ड। आप क्या बिल्डिंग को तोड़ देंगे? आप बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते। क्या आप टीचर्स को मीन्स ऑल ऑफ द सडन निकाल देंगे? अगर निकाल देंगे तो वापस वो कभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस में नहीं आएंगे। तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है, और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, मीन्स बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बंद होने की कगार में हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इनकी मदद कर सकती हैं, और आज वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, माइक्स खरीद रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं, फिर उनको पूरा एक एक अलग से स्टूडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। तो ये इजी डेफिनेटली नहीं है, राइट? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब इनकम बंद है और खर्च बढ़ गए हैं, तो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग टाइम। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एक एकेडोनॉमिक्स की, तो इसमें यही बताया है कि आज तक हम एजुकेशन जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, स्कूल्स में इतनी फ़ीस क्यों है, मीन्स क्यों पैसे, लेकिन वही लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन एजुकेशन मीन्स ये एक्सेप्ट आज भी नहीं हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह काम करे, लेकिन आई थिंक यही चाहिए कि अगर एथिक्स के साथ कॉरपोरेट मॉडल अगर हम अडॉप्ट करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचा जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइटम, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में चल रहा है एक प्रकार का क्लैश। शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरेबिया एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, कश्मीर को लेकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। सऊदी अरेबिया ने ये नहीं किया, तो उन्होंने कुछ बहुत तीखे शब्द जो हैं वो सऊदी अरेबिया के बारे में इश्यू किए, और इसको लेकर सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया। अब एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी और इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ्स जो हैं वहाँ पर गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। एक लंबे टाइम से दोनों देशों के बीच में थोड़ी क्रैक्स हमें देखने को मिली थी। खास करके आपको याद होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, गॉड ब्लेस हर, आज वो नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट। तो उन्होंने यहाँ पर स्पीच दी थी OIC की एक मीटिंग में, भारत को इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान इससे बहुत नाराज़ हो गया था, और लेकिन दूसरे देश UAE और दूसरे देशों ने भारत को कहा कि नहीं, भारत को भी आप में इसमें ऑन बोर्ड डेफिनेटली लाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर पाकिस्तान जो है वो नाराज़ हो गया। तो अब पाकिस्तान अलग से एक OIC टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें वो फेल गया, और फिर
सऊदी अरेबिया और ज़्यादा नाराज़ हो गया। फिर सऊदी अरेबिया ने भी ये देखा कि यूएई और दूसरे देश जो हैं, नज़दीक के देश, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और रिलीजन जो हैं, ऑफ कोर्स रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक व्यक्ति या फिर एक समाज के जीवन में, लेकिन आज के इंटरनेशनल रिलेशन में रिलीजन को सेकंड बेंच या फिर थर्ड बेंच दी जाती है। फर्स्ट बेंच जो है वो इकोनॉमी को दी जाती है। तो भारत के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, यू नो इट वेरी वेल, डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा देश। और पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा फिलहाल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे देश की सिचुएशन ऐसे नहीं है। हम अलग अलग रीजन में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे देश जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब हमें चाहिए कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल पेंडिंग हैं तो इनको जल्द से जल्द क्लियर करें। इन देशों को ये लगना चाहिए और फील होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, एक ऐसा डेवलपिंग देश जहाँ पर उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, तो वो है भारत। तो ये चीज़ जब होगी तब बाकी के ओवरऑल रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिए। एक न्यूज़ आइटम है जिसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का, तो ये पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये अर्ली मॉर्निंग वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस।